हाय, दिस इज स्वेच्छा कुमारी। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज कैपेसिटर का शॉर्ट नोट्स रिवीजन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जो कि होता है के Q1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे था, उसको हम यहाँ से धीरे धीरे ला रहे हैं, कोई भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं पी पॉइंट तक, जो कि R2 डिस्टेंस पे है फाइनली। ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, के Q1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी चार्जेस होगा यहाँ पे, ये वाला उसको हम लोग पुट करेंगे साइन के साथ। ठीक है, हम क्या किए थे, क्यू को, ये जो क्यू है, क्यू को R1 से R2 पे ला रहे हैं, क्यू को R1 से R2 पे ला रहे हैं। ठीक है, R1 हमारा इनिशियल पोजीशन होगा जो कि है, और R2 हमारा फाइनल पोजीशन होगा, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोजीशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ, कि वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। दैट इज कंजर्वेटिव कहने का मतलब है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, और अनदर कंजर्वेटिव फोर्स हम ये लिख सकते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू द यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, कंजर्वेटिव अगर कोई होता है तो हम इस चीज़ को डिराइव करते हैं। ठीक है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल यू फाइनल प्लस के फाइनल, वो ये वाला हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते भी हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द डेल्टा यूनिट, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। दैट इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो यू दैट इज पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट जो हो जाएगा हमारा इस पोटेंशियल एनर्जी का, ये एक एनर्जी है तो डिस्प्लेस का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। और जूल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml स्क्वायर टी टू द माइनस 2। इसको याद कर लेना है। ठीक है, ml स्क्वायर टी टू द माइनस 2। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि पहले हम Q1 चार लाएं, ठीक है, फिर हम Q2 चार लाएं, फिर हम Q3 चार लाएं। ठीक, इस तरीके से हम प्लेस करें, पहले Q1 चार लाएं, फिर Q2 चार लाएं जो कि Q1 से कितने दूरी पे है, R1 डिस्टेंस पे है, जब फिर Q3 लाएं जो कि इससे R2 डिस्टेंस पे है, तो हम वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, अभी बताए थे कि वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव ऑफ द डेल्टा यू होता है, लेकिन जो वर्क डन एक्सटर्नल होता है वो हमारा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज नेगेटिव ऑफ द डेल्टा यू हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मिलकर के यूनिट हो जाएगा। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो यूनिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एजेंट दैट इज यूनिट, तो हम लोग ये लिखेंगे। तो पहले बार Q1 को लाए थे तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसलिए 0 है क्योंकि दो चार्जेस नहीं है। ठीक है, पहली बार में जब Q1 चार्ज को ला रहे थे तो वर्क डन हमको 0 करना पड़ा, जब हम Q2 चार्ज को लाए थे तो इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही मान के करते हैं। देखो, जब हम Q1 को लाएं तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कब होगा, जब दो चार्जेस रहेगा। तो यहाँ पे तो एक ही चार्ज है, यहाँ पे तो एक चार्ज है अभी, पहले हम इसको लेकर के आ रहे हैं। देखो, आराम से पहले इसको हम लेकर के आए, फिर इसको लाएंगे, फिर इसको लाएंगे। तो जब स्टार्टिंग में जब हम इसको ला रहे होंगे तब तो ये हमारे पास नहीं होगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। जब हम Q2 को ला रहे होंगे तो इस दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, जो कि लिखेंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। तो यहाँ पे देखो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 हो गया, दैट इज R हो गया, दैट इज R1 ही हो जाएगा ये। ठीक है, फिर हम अब इसको लेकर के आ रहे थे। ठीक है, अब इसको लेकर, तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी हो रहा होगा और दूसरा इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी रह रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लस लेकर के हम इसका इंटरेक्शन किया, तो के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, के Q1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब इसके साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 होगा, तो के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 हो गया। बस, तो यही है। इसको लाएं तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ, जब इसको लाएं तो इसके साथ हो गया, इसको लाएं तो इसका इसके साथ भी हुआ, और फिर इसका इसके साथ भी हुआ, तो वही सिस्टम है। ठीक है, अब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम लोग पढ़ते हैं V, दैट इज हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो होता है KQ/R। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। V पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। फिर से देखो, एक पोटेंशियल जो है, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल को निकालना है, तो पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक पे लाने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही है पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड एज अ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब उतना लैंग्वेज नहीं समझो, बस इतना समझना कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पे निकालना है, तो क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे लाने के लिए हमको कितना वर्क डन करना। पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइन होगा कि वर्क डन रिक्वायर्ड हो रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P पे लाने के लिए डिवाइडेड बाय Q। बस इसको पहले ये याद करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं समझे तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना, वर्क डन दैट इज इक्वल टू द होता है वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल टू द होता है वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव टू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क डन है तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम है, तो जूल Q है तो पर कूलम हो जाएगा, जूल पर कूलम, दैट इज जूल का होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, और C का हो जाएगा दैट इज कूलम है, कूलम यानी कि Q है, दैट इज I इंटू T, दैट इज एम्पियर इंटू डायमेंशन, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया उसका डायमेंशन। पोटेंशियल ऑफ अ रिंग, हम लोग के पास क्या क्या पढ़ना था, देखो एनर्जी के बारे में पढ़ना था जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हो चुका है, दैट इज K Q बाय R, पोटेंशियल हो गया है KQ बाय R। अब रिंग और डिस्क का हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल।
अब है देखो पोटेंशियल ऑफ अ रिंग, पोटेंशियल ऑफ अ रिंग, मान लो कि एक रिंग है और ये मान लो कि इस तरीके से रिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज दे दिया, उसका रेडियस आर है, तो उसके एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो उस पे हमको बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा, वीपी क्या होगा ड्यू टू दिस रिंग, इस पे ये वाला आर, के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो वीपी क्या लिखेंगे, वीपी कहने का मतलब है इसके द्वारा, इसके पूरे रिंग के द्वारा एक्स दूरी पर पी पॉइंट है, तो उस पर जो है पोटेंशियल क्या रहा होगा, तो वीपी इज इक्वल टू द के क्यू बाई आर है, तो के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ये आर क्या हो जाएगा, ये आर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के के क्यूब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब है कि पोटेंशियल ऑफ अ डिस्क, मान लो कि ये एक डिस्क है हमारा जिस पे क्यू चार्ज दे दिया गया है, ठीक है, उसी तरीके से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट भी है, तो उस पर हमको बताना है वीपी क्या होगा। ये डिस्क की वजह से, ये एक डिस्क है, ये एक रिंग था, तो रिंग की वजह से के बाई आर था, डिस्क की वजह से क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको याद कर लो, इसका डेरिवेशन क्लासरूम में ही दिया जाता है। अब देखो एक स्पेशल क्या केस क्या है, पहले पढ़ो ये क्या बोल रहा है कि जब हम क्यू चार्ज किसी भी शेप पर डाल रहे होंगे तब हमेशा उसका जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई आर हो जाएगा। जब भी हम क्यू चार्ज किसी भी शेप वाले पे डालेंगे तो उस पर के क्यू बाई आर, लेकिन ये याद रखना कि अगर क्यू चार्ज रहेगा तभी के क्यू बाई आर होगा। मान लो कि ये रिंग है, उस पर हम क्यू चार्ज डाले हैं तो पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई आर, रिंग पे क्यू डाले हैं तब के क्यू बाई आर, और ये है सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस पर क्यू चार्ज डाल रहे हैं तब के क्यू बाई आर होगा। ये क्वाड्रेंट टाइप है, इस पर क्यू चार्ज डाला गया है, ये ध्यान से रखना, क्यू चार्ज डाल रहे होंगे तभी हमारा पोटेंशियल के क्यू बाई आर हमेशा रहेगा। उसका सिर्फ क्या है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है या क्वाड्रेंट है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम क्यू चार्ज डाल रहे हैं तब सबका पोटेंशियल के क्यू बाई आर रहेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा आता है कि ये तो पढ़ लिया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है हमारा, दैट इज माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है, माइनस डेल्टा यू होता है। अब है कि यहाँ पे ये इसके टर्म हमको निकालना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज माइनस क्यू इनटू डेल्टा वी होता है। अब ये डेल्टा वी को समझना होगा। यहाँ पे एक चीज़ टर्म दिया हुआ है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है जो कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ बोले तो वो चल रहा है, वो इनिशियल से फाइनल की तरफ गया, ठीक, ए पॉइंट इसको बोले और ए इसको बी पॉइंट बोले, तो डेल्टा वी हम लिखेंगे क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही हम लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखना है हमको। तो वी फाइनल है क्या, वी भी है तो वी भी लिखे, माइनस वी इनिशियल क्या है, वी ए है तो वी ए लिखे, तो वी भी माइनस वी ए लिखेंगे। बस ये याद में रखो कि डेल्टा भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा और जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, लेकिन हमको बस ये याद रखना है कि हमको ये लिखना है, डेल्टा भी जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख रहे होंगे, ठीक। अब देखो दूसरा टर्म क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू द माइनस ई डॉट डेल्टा आर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डेल्टा वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ई डॉट डेल्टा आर, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वी क्या है चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू द माइनस ई डॉट डेल्टा, या तो इसको इस फॉर्म में लिखे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो डी वी इज इक्वल टू द माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू द माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मूव कर रहा है यानी कि ये वाला पॉइंट हायर होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा, हायर और ये लोअर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है, यानी कि ये वाला पॉइंट हायर रहा होगा, ये वाला पॉइंट लोअर रहा होगा, तो इस दोनों में वी ए और वी भी में कौन बड़ा होगा, अगर हम ये बोले कि ये हायर है और ये लोअर है तो वी ए बड़ा रहा होगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगले टर्म क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करता है अलॉन्ग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उसी की दिशा में मूव कर जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज रखें तो उसकी दिशा में मूव कर जाएगा, और अगर हम नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। बस और ये दिया है कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा इसलिए करता है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसी दिशा में मूव क्यों करता है, क्योंकि इसको करने से इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मूव करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। कोई भी सिस्टम जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, वो जिस दिशा में उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसी की डायरेक्शन में मूव करने पे इसका पोटेंशियल एनर्जी घटता है, तो इसीलिए इधर ही मूव करता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज ऐसा नहीं है, नेगेटिव चार्ज जो है उसके अपोजिट दिशा में मूव करेगा ना तभी इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसीलिए वो इधर मूव करता है, ठीक है। जो कि हरिया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में मूव करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। अब देखो कि दूसरा अब है हॉलो स्फीयर के बारे में। तो हॉलो स्फीयर में हम लोग के पास इनसाइड वाला आएगा और आउटसाइड वाला आएगा। तो इनसाइड में हमको बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा, तो वी ए या वी भी या वी सी तीनों का पोटेंशियल हमारा बराबर होगा, जो कि होगा के क्यू बाई आर। वी ए बी बी का जो पोटेंशियल है वो बराबर होता है, वो वी सी के बराबर होता है, और वी सी का कितना होता है के क्यू बाई आर, यानी कि तीनों का पोटेंशियल हमारा बराबर है, ठीक है। अब आउटसाइड के लिए बात करते हैं। मान लो कि एक हमारे पास हॉलो स्फीयर है जिस पे क्यू चार्ज दिया गया, उसकी आर डिस्टेंस की दूरी पे हमको पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि पूरे जो स्फीयर पे चार्ज है उसको मान लेते हैं सेंटर पे है, इसको यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे हमको बताना है, तो अभी बताया था कि के क्यू बाई आर होता है, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो बाहर नहीं है, ये पॉइंट या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इसमें से कहीं वाले रीजन में, या फिर यहाँ होगा, तब या तो यहाँ लो या तो इस कहीं पे लो या फिर यहाँ लो, तब जाके तीनों कंडीशन में क्या होगा, इस वाले पे कहीं भी लेंगे तब के क्यू बाई कैपिटल आर होगा। लेकिन अगर इसके आउटसाइड कोई भी रीजन लेते हैं तब जाके के क्यू बाई स्मॉल आर होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहा तो इसीलिए कॉन्स्टेंट ग्राफ बना है, देखो के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर है जो कॉन्स्टेंट बना। अब आर से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आर वो इन्वर्स में जा रहा है, देख लो। ये पहले हमारा कॉन्स्टेंट रहा, फिर आर से वो डिक्रीज कर रहा है तो आर से डिक्रीज कर गया,
ठीक है। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर में। सॉलिड स्फीयर में मान लो कि ये हमारे पास कोई भी स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है। क्या है सॉलिड स्फीयर है, उसके इनसाइड में हमको बताना है कि क्या पोटेंशियल रहेगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो उसके इनसाइड में, यहाँ फिर कहीं से भी हम डिस्टेंस खींच लिए, अब हमको बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो ड्राइव करके आता है रिजल्ट, वो है के क्यू बाई टू आर क्यूब, के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई टू आर क्यूब, के क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर अब मान लो कि ये हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, इस पर क्यों चार्ज दिया, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, इस पर क्यों चार्ज दिया, तो इसके आर डिस्टेंस की दूरी पे हमको बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल वी आउटसाइड क्या लिखेंगे, के क्यू बाई स्मॉल आर। इस जब भी आउटसाइड वाला केस रहे ना, तो हमेशा ये सोच के चलो कि इस पूरे क्यू चार्ज को हम सेंटर पर मान लेंगे। तो सेंटर के आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या होता है, अभी बताते हैं। देखो पोटेंशियल निकालना हो तो के क्यू बाई आर लिखते हैं, या तो इस तरीके से लिखो या तो फिर ये वाला टर्म, ये दोनों यूजफुल है। के क्यू बाई स्मॉल आर या तो फिर इस तरीके से डिफाइन होता है। तो के क्यू बाई आर होता है, तो उस पूरे को हम सेंटर पे मान लेते हैं। तो आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। अब जो है कि इसका जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो पहला पैराबोला बनता है। पहले तो आर तक में, 0 से आर तक में जो पोटेंशियल रहा होगा वो पैराबोलिक कर्व फॉलो करेगा इस तरीके से, फिर जाके वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ये वाला रिजल्ट याद करो और फिर इसका ये जो है ये कर्व याद कर लो। कुछ पैराबोला टाइप जाएगा, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। वी एक सेंटर का बात करें तो क्या हो जाएगा, 3k/2r। कैसे निकालेंगे, इस वाले पे आर का वैल्यू क्या करो, आर का वैल्यू 0 पुट कर दो। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो तो बचेगा आर, तो हो जाएगा 3k/2r, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, हमको डाइपोल की वजह से पोटेंशियल बताना है। तो एक्सियल पॉइंट पे हमको पहले डिफाइन करना है। तो पहले तो मान लेते हैं कि एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू है, ठीक है। उसके आर डिस्टेंस की दूरी पे, ये आर डिस्टेंस या तो इधर भी हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। तो अभी आर डिस्टेंस हम लोग प्लस क्यू की तरफ से ले रहे हैं, प्लस क्यू की तरफ से आर डिस्टेंस ले रहे हैं। तो कोई पॉइंट पी मिला, तो हमको उस पर बताना है कि इसके द्वारा जो है पोटेंशियल यहाँ पे क्या रहा होगा। तो वीपी इज इक्वल टू द के पी बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। पहले तो याद कर लो कि के पी बाई आर स्क्वायर होता है, प्लस माइनस उससे डिफाइन होगा कि ये आर डिस्टेंस है वो किसके नज़दीक है, कि प्लस क्यू के नज़दीक है कि वो माइनस क्यू के नज़दीक है। अगर वो प्लस क्यू के नज़दीक होगा तो प्लस होगा, दैट इज के पी बाई आर स्क्वायर। अगर वो नेगेटिव साइड के नज़दीक है तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये याद रखना कि वीपी जो भी पोटेंशियल निकाल रहे हैं, चाहे इधर हो, उसका हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। ये नेगेटिव चार्ज कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ही है नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे क्यू चार्ज के बगल में है। जब इसको डाइपोल लेकर के सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये इसका वैल्यू है, ये नेगेटिव चार्ज इस क्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। अगर हम अब देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मान लो कि ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके जस्ट ठीक परपेंडिकुलर पे कोई एक पॉइंट लिए हैं जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर ये डाइपोल है, इसके इसी वाले कहीं भी, देखो अगर इसी वाले पॉइंट में कहीं भी हम पॉइंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सियल। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि क्या हो जाएगा, ये 0 होता है। ये जो है ईपी जो होता है 0 होता है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब दूसरा है कि ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और ये जो आर डिस्टेंस है वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। ये तो माइनस क्यू प्लस क्यू हुआ, तो हमको पता है कि जो पी का डायरेक्शन होता है, यानी कि डाइपोल का डायरेक्शन है हमारा, क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बना, यानी कि ये पी पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस जो एंगल थीटा बना रहा है, तो इस पी का कंपोनेंट एक आर की तरफ लिए जो कि पी कॉस थीटा बन रहा है, और इसके परपेंडिकुलर लिए तो पी साइन थीटा बन रहा है। जो डाइपोल है पी कॉस थीटा, इसी पॉइंट पे अगर हम बात करते चलेंगे तो हमारा एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, एक्सियल वाला हो जाएगा। तो वी एक्सियल क्या लिख रहे होंगे, के पी बाई आर स्क्वायर। तो के पी क्या है हमारा, पी कॉस थीटा है, तो पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये आर डिस्टेंस है और ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है, हमारा इक्वेटोरियल के लिए, तो इसके लिए वी इक्वेटोरियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू द माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा 1। पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल मोमेंट का क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू द माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा 1, जो कि थीटा 1 इनिशियल था, थीटा 2 फाइनल वाला एंगल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो एक रॉड है जो कि एक्सियल पॉइंट पे ही ए डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट पी है। तो हमको बताना है कि पोटेंशियल क्या रहा होगा यहाँ पे वीपी पे। तो वीपी क्या रहेगा, के लैम्डा ln a प्लस एल डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब है कि मान लो एक इनफाइनाइट रॉड है जो कि परपेंडिकुलर टाइप्स में ये इस तरीके से प्लेस्ड है, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट जो है इस रॉड से r1 डिस्टेंस की दूरी पे है, बी पॉइंट जो है इस रॉड से r2 डिस्टेंस की दूरी पे है। तो हम लोग जो डिफरेंस इन पोटेंशियल लिखेंगे दैट इज वी ए माइनस वी वी लिखेंगे, वी ए माइनस वी वी लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा ln r2 डिवाइडेड बाई r1, 2k लैम्डा ln r2 डिवाइडेड बाई r1। अभी की पोटेंशियल ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज अनडिफाइंड। मान लो कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग है वायर है, उसके r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट ए है, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफाइन होगा वी इज इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल निकाले थे ना, तो वो वी माइनस वी वी इसके बराबर आया था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। ये जैसे पढ़ लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारे इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है, यानी कि ए टू बी है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्या लिखते हैं, इट इज माइनस क्यू इनटू डेल्टा वी, जो कि डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, दैट इज वी भी माइनस वी ए हो जाएगा। वी की एक फाइनाइट रॉड है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। तो हम जो पोटेंशियल लिखेंगे, एक फाइनाइट रॉड है हमारे पास, उसके एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के लैम्डा ln l/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई माइनस l/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4।
अब है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी में हॉलो स्फीयर जो हो जाएगा के स्क्वायर बाई 2r, और सॉलिड स्फीयर में जो सेल्फ एनर्जी हम लोग लिखेंगे वो होगा 3 के स्क्वायर बाई 5r। ठीक है, ये हमारा हॉलो स्फीयर है r डिस्टेंस का, तो उसमें हो जाएगा हॉलो स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी होता है के स्क्वायर बाई 2r, सॉलिड स्फीयर में हो जाएगा 3 के स्क्वायर बाई 5r। ठीक है, अब है कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स। जब हम मान लो कि दो कंडक्टर है r1 डिस्टेंस का r2 डिस्टेंस का, व्हेनेवर जब भी हम दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, जो कि इस तरीके से चार्ज हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों पे पोटेंशियल हमारा बराबर हो जाएगा। व्हेनेवर टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड then the redistribution of charge take place so that potential of each conductor become the same। तो दोनों का जो है ना, जैसे कनेक्ट करेंगे तो दोनों पे चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों पे पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाएगा। सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, उस पर Q1 जो है वो 20 माइक्रोकूलम का, दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चार्ज जो है वो -8 कूलम का है, 8 माइक्रोकूलम का है। अब Q जैसे ही दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो इस पर Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस पर क्या होगा, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से इस दोनों का सम डिवाइडेड बाय Q इधर हुआ है, तो इसको जब हम ऐड करके इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 12 - Q। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो सपोज करो कि इस पे Q चार्ज डेवलप हो गया है और इस पे क्या डेवलप होगा, इसको दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो तो 12 - Q आ जाएगा। फिर दोनों को पोटेंशियल बराबर कर दो, फिर पोटेंशियल क्या लिखेंगे तो V1 = V2, दैट इज V1 कितना हो जाएगा, इसके वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ/R, तो KQ/10, इसमें हो जाएगा KQ/R, तो KQ हो जाएगा 12 - Q, 12 - Q डिवाइडेड बाय R 30। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3Q = 12 - Q, तो जो Q का वैल्यू हो जाएगा 3। इन द सेम एक एग्जांपल और है कि मान लो कि दो कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, इस पे Q चार्ज है, इस पे 2Q चार्ज है। अब दोनों को हम जब कनेक्ट करेंगे तो इस पे मान लो Q चार्ज आ जाता है और इस पे क्या आएगा, दोनों को ऐड करके जितना चार्ज यहाँ पे डेवलप किए हैं उसको माइनस कर देना, तो 3Q - Q। अब हम लिखेंगे इस वाले पे जो पोटेंशियल होगा और इस वाले पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो एक तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल बराबर कर देंगे। तो V1 पे पोटेंशियल क्या होगा, पहले V1 पे पोटेंशियल लिखते हैं, तो V1 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा KQ/R, और इसके वजह से कितना हो जाएगा, इस वाले पे देखो Q यहाँ पे है तो KQ/R लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा कि इसकी वजह से ये वाला जो स्फीयर है इसके इनसाइड में है तो K3Q/2R, तो K3Q/2R हो जाता है। अब है V2 की वजह से, V2 यहाँ है तो ये जो Q चार्ज है उसके इनसाइड में लाई कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो Q चार्ज है इसको मान लेते हैं सेंटर पे, ये कितने दूर पे है इससे 2R के डिस्टेंस पे, तो KQ/2R लिख देंगे प्लस। अब इसके वजह से देखो, इसके वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ/R, तो KQ यानी कि K3Q - Q डिवाइडेड बाय R, यानी कि R का इसका खुद का जो है वो हो जाएगा 2R। ठीक है, अब दोनों को हम बराबर करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो V1 = V2 हो जा रहा, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 = V2 हो जाएगा, तो ये और ये वाला दोनों को इक्वेट कर दो तो Q 0 हो जाएगा। अब है अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। जब हम कंडक्टर को अर्थड करेंगे तो उसमें पोटेंशियल 0 हो जाता है। जब ये मेरे पास कंडक्टर है, जब उसको इस तरीके से बना देते हैं उसको अर्थिंग कहते हैं, तो अर्थिंग पे क्या होता है, पोटेंशियल 0 हो जाता है। व्हेनेवर कंडक्टर आर अर्थड देन पोटेंशियल बिकम द 0 एंड न्यू चार्ज विल अपीयर। जब भी कंडक्टर को हम अर्थड करेंगे तो पोटेंशियल एक तो 0 हो जाएगा, दूसरा है कि न्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो सपोज करो कि एक हमारे पास कंडक्टर को जिस तरीके से सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर है, इस पे 2Q चार्ज है जिसका रेडियस r है और इसका जो है बड़े वाले का 2r रेडियस ही है कंडक्टर। यहाँ पे एक स्मॉलर सॉलिड कंडक्टर है जो कि रेडियस r है और एक बड़ा वाला जो कंडक्टर है इसका रेडियस 2r है, इस पे 2Q चार्ज दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम अर्थड कर देंगे, तो जैसे इसको अर्थ करेंगे तो इसको अर्थड करेंगे तो क्या होगा, एक तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, दूसरा इस पे न्यू Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब VB पे क्या लिखेंगे, अब VB पे क्या लिखेंगे, इसको देखो ये इसके इनसाइड है तो K2Q बाई इसका R हो जाएगा, कितने दूरी के डिस्टेंस पे है, क्योंकि VB पे निकाल रहे हैं तो इसके इनसाइड पे 2Q चार्ज है तो ये कितनी दूरी पे है 2R की दूरी पे, तो K2Q डिवाइडेड बाई 2R हो जाएगा। और प्लस ये जो पूरा स्फीयर है जिस पे Q चार्ज है उसका खुद का रेडियस कितना है 2R, तो खुद की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ/2R, तो KQ/2R हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो पोटेंशियल VB निकल गया, लेकिन VB है कितना 0 है, तो VB = 0 है, तो इसको जब हम लोग इक्वल टू 0 कर रहे होंगे तो ये आएगा, यानी कि जो Q चार्ज होगा वो -2Q निकल के आएगा। ठीक है, अब आता है कि मान लो कोई भी बॉडी है उस पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है किसी इस पॉइंट से, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला निकल के आता है σ²/2 ε0। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या आता है σ²/2 ε0। ठीक है, अब मूव टू द कैपेसिटर। अब है Q = द CV, Q दैट इज चार्ज है, C हमारा क्या है कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस है, हम लोग यूनिट पे चलते हैं, तो V वोल्टेज हो गया। अब C का यूनिट जब निकालने जाएंगे तो Q/V होगा, तो इसका यूनिट कैसे आएगा, Q दैट इज कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 फैरेड। 1 फैरेड दैट इज कूलम पर वोल्ट होता है। अब है डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, कूलम का तो C लिख दिए, अब वोल्ट को देखो, वोल्ट बताए थे कि वर्क डन होता है डिवाइडेड बाई चार्ज होता है, तो जूल पर कूलम होता है, तो जूल पर कूलम लिखेंगे, यानी कि C² पर जूलम हो जाएगा, दैट इज IT होता है, तो A² T² डिवाइडेड बाई ml² to the -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, Q = द CV का। कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटर है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटर है वो कैसे डिपेंड करेगा, तो जो कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे, शेप साइज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन अनदर कंडक्टर प्लेस नियर बाय इट, अनदर कंडक्टर जो हम प्लेस करेंगे ना तो उस पर भी डिपेंड कर जाता है, एंड एरिया फेसिंग टू द ईच अदर उस पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब है मेरे पास एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, जो कि एनर्जी होता है ½ CV²।
क्यू स्क्वायर बाई टू सी या फिर हाफ क्यू इंटू वी। आई रिपीट वंस अगेन, एनर्जी जो होता है कैपेसिटर का वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यह होता है हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू द होता है हमारा सी वी, वहाँ से निकालते हैं। अभी हम लोग सी को अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सी जो आएगा कैपेसिटेंस, एक होता है मेटालिक स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर के इंसर्ट कर देंगे तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है, अब देखो व्हेन डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक प्लेस इनसाइड द कैपेसिटर, अगर हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो किस तरीके से कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल के आएगा वो देखते हैं। तो मान लो कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग इंसर्ट कर दिए हैं, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पहले तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था ही, लेकिन के इंसर्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया है। अब सपोज करो कि कैपेसिटर था जिस पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं स्लैब, लेकिन ये पूरा नहीं है, कुछ अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उसका थिकनेस भी अलग अलग दिया हुआ है। K1 जिसका थिकनेस T1 है, K2 जिसका थिकनेस T2 है, तो उस पे सी का वैल्यू कैसे बनेगा। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब मान लो कि मेरे पास कैपेसिटर है, अब उसको पूरा फुली हम लोग इंसर्ट करनी है, उसके बीच में कोई प्लेस नहीं है, सब जो है वो लगातार इंसर्ट किया गया है। ये अलग थिकनेस का है और इसका अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका थिकनेस T2 है, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका थिकनेस T3 है, इसका T4 इसका T5 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट T3 है, T4 है, T5 है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस जितना थिकनेस दिया हुआ सब, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 होता है, T6 भी लिखते हैं, तो जितना तक है उतना तक लिखते जाएंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, उसको डी में माइनस करेंगे प्लस। ठीक है, तो होगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 T4 बाई K4 प्लस T5 बाई K5 और T6 है तो T6 बाई 6 लिखते हैं, ये सब प्लस में है। फिर से ट्रू स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी को हम लोग पहले लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, पहले हम लोग एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, इस तरीके से लिखा जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे ई नॉट क्या है, हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई नॉट हमारा ई नॉट क्या दिया हुआ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको एनर्जी को या तो ई से डिनोट करेंगे या तो यू से डिनोट करेंगे, तो यू या फिर ई से डिनोट किया गया है वो एनर्जी है जो कि है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, जहाँ पे ई हमारा कांस्टेंट जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर हमारा ई वेरिएबल होगा तो उसको डीवी के टर्म में लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम को लिखेंगे डीवी। जब हम लोग उसको नीचे ला रहे होंगे यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जब हम लोग एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तो बन जाता है एनर्जी डेंसिटी जो कि म्यू से रिप्रेजेंट होता है ई। अब मेरे पास फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट है हमारे पास, कैपेसिटर का प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर दिया गया है। अब है कि जो फोर्स लिखेंगे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो फोर्स होगा वो होगा क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स लिखा जाता है वो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब है नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो सीरीज़ या फिर पैरेलल है वो किस तरीके से जुड़ता है वो देख रहे हैं। तो कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस के उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है तो उसका पैरेलल की तरह काम करेगा, और रेजिस्टेंस का पैरेलल तो सीरीज़ की तरह काम करेगा। ठीक है, अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर को हम लोग सीरीज़ में अरेंज कर दिए हैं, तो इसका जो 1/c इक्विवेलेंट होगा दैट इज 1/c1, सीरीज़ है तो पैरेलल की तरह जुड़ेगा। ठीक है, सीरीज़ है तो पैरेलल की तरह जुड़ेगा क्योंकि ये रेजिस्टर का उल्टा होता है, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। अगर दो रहेगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट रहेगा क्या लिखेंगे, C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2। इस दोनों को अगर लिखने जाओ तो ये वैल्यू आएगा, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है, C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दो रहेगा तो इस तरीके से लिखिए, दो रहेगा तभी एप्लीकेबल है। C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। एन इक्वल कैपेसिटर रहेगा इन सीरीज में तो क्या करेंगे, C इक्वल इक्वल C बाई N कर देते हैं। एंड इक्वल कैपेसिटर रहेगा तब, मान लो कि ये C है, ये भी C है, ये भी C है, तो ये 3 है, तो इसका C इक्वल कितना हो जाएगा, C/3 बस। और अगर पैरेलल रहेगा तो सिंपली ऐड करते रहेंगे, जो रेसिस्टर में होता था उसके जस्ट उल्टा चलना है यहाँ पे, तो C इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि मेरे पास एक क्यूब टाइप है, वहाँ पे सब में एक एक कैपेसिटर जो है वो डाल दिया गया है, सभी में है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि A to B में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का क्या होगा, A to C में क्या होगा, ये तो इसी तरीके का होगा, A to B इंपॉर्टेंट रिजल्ट से ड्राइव किया जाता है, तो A to B में या फिर A to C में या फिर A to D में। तो अगर इक्विवेलेंट इस टाइप का तुमको कहीं कहीं पे इसका डायग्राम मिलता है और अगर पूछा जाए A to B या फिर A to C या फिर A to D, तब हम लोग C इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, C इक्विवेलेंट A to B में क्या हो जाएगा 12C/7। अगर A to C पूछा जाएगा तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे 3C/4। अगर A to D पूछा जाएगा तो C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे 5C/6। अब देखते हैं टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे ये चीज़। पहले तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा कि ये इंडिविजुअल डाइपोल होगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो समझ लेना है कि हाँ इसमें डाइपोल तो हमेशा रहेगा, इंडिविजुअल डाइपोल रहेगा। अब आता है कि जब हम इसको अलग अलग सिचुएशन प्लेस करेंगे तो होगा क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तब भी इसके पास डाइपोल रहने वाला है। ठीक, लेकिन क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड है, प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ये जो है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक वो रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, तो इसमें कुछ कैंसिलेशन वगैरह होता है, तो नेट डाइपोल क्या होता है, जीरो हो जाता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में इंडिविजुअल डाइपोल रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी डाइपोल है ही, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे ना रखे, इंडिविजुअल डाइपोल हमेशा रहने वाला है। ठीक है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसके बाद हमेशा इंडिविजुअल डाइपोल रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो ये रैंडमली ओरिएंटेड रहता है,
इसके पास भी डायपोल है, इसके पास भी डायपोल है, इसके पास भी डायपोल, सबके पास डायपोल है, लेकिन इसका नेट कैंसिलेशन होने के बाद नेट डायपोल जीरो हो जाता है। इंडिविजुअल डायपोल है लेकिन नेट डायपोल जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको रख देंगे तो क्या होगा। ये जब रैंडमली ओरिएंटेड था तो कुछ इस तरीके से था, नेट डायपोल है सबके पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास, सबके पास होगा जितना भी मौजूद है पोलर इलेक्ट्रिक, लेकिन नेट जो है वो जीरो हो जाता है क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड होता है। अगर जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट कर देंगे तो क्या होगा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पास वाले के पास आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जस्ट दूर दूर में चला जाएगा, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड हो जाता है। फ्यूल हैज़ परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी रहे तब भी उसके पास डायपोल मोमेंट है इंडिविजुअल के पास, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अब आता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज जीरो डाइपोल मोमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं रहेगा तब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेगा, ठीक है। और बट इट इज इंड्यूस्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख देंगे तो इसमें कुछ इंड्यूजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जब हम उसको एब्सेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब नहीं रख रहे होंगे तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। जब इसको हम इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहे होंगे तो इसमें कोई भी डाइपोल जो है वो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंड्यूज हुआ है, यहाँ पे इंड्यूस्ड है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड हो जाएगा। यहाँ पे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं रहेगा तब जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि नेट जो है रैंडमली ओरिएंटेड की वजह से नेट डाइपोल जीरो हो जा रहा है। जब इसको जैसे ही प्लेस करेंगे तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा प्रेजेंट नहीं था तब तो जीरो था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इंड्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब एक पैरेलल ट्रिक के लिए मान लो कि बहुत सारा कैपेसिटर जो है ना पैरेलली में लगा हुआ है और इस पर क्यू नेट जो चार्ज है वो हमारा आ रहा है, तो हमको क्यू एन निकालना है, यानी कि मान लो कि क्यू वन निकालना है, फिर क्यू टू निकालना है या फिर क्यू थ्री निकालना है, कोई भी निकालना है तो उसको क्यू एन से रिप्रेजेंट कर दे। तो क्यू एन निकालना है तो क्यू नेट लिखेंगे, क्यू नेट इंटू सी एन डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट। देखो क्यू वन यानी कि मान लो कि इनको सी फोर निकालना है तो क्यू फोर पर निकालना है, यानी कि इस पर कितना हमारा जो क्यू जो है जनरेट हो रहा होगा। तो क्यू फोर पर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू नेट तो यही वाला होगा, दैट इज क्यू नेट मान लो कि दो आ रहा है तो यहाँ पे क्यू नेट लिखेंगे इंटू में सी एन क्या होगा, सी एन दैट इज इसका जो सी फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल का इक्विवेलेंट दैट इज सी इक्विवेलेंट, ठीक है। क्यू वन क्या लिखेंगे, क्यू नेट डिवाइडेड बाई सी एन डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट। मान लो फोर पे निकालना है तो हम क्यू फोर लिखें इज इक्वल टू द क्यू नेट इनटू सी फोर डिवाइडेड बाई टोटल दैट इज सी इक्विवेलेंट। केस वन में क्या होगा कि इनिशियली कैपेसिटर जो है फुली चार्ज है हमारा, नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया जा रहा है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड। जब हम बैटरी को कनेक्ट कर दिए होंगे, बैटरी अगर हमारा कनेक्टेड है तो इस केस में क्या होगा, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज बदलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि चार्ज हमारा बदलेगा। अगर कनेक्टेड है, अगर ये हमारा कनेक्टेड है तो क्या होगा, चार्ज जो है वो बदलेगा, चार्ज जो है वो बदल रहा होगा, ठीक है। तो हमको इस पर कमेंट करना है बिफोर और आफ्टर पे। कैपेसिटेंस सी, चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पोटेंशियल डिफरेंस बी, एनर्जी यू। बिफोर जो है कैपेसिटेंस का सी है, चार्ज का क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है, पोटेंशियल डिफरेंस का बी है, एनर्जी का यू है, ठीक है। तो चार्ज हमारा बदल रहा होगा। अब पहले तो हम लोग सी डैश पे कमेंट करेंगे, ये चीज़ रफ था तो यहाँ से ध्यान दो। देखो अगर सी डैश पे कमेंट करना है यानी कि आफ्टर द कैपेसिटेंस क्या रहेगा हमारा, तो सी डैश के टाइम्स ऑफ सी करेंगे। कोई भी कैपेसिटर पे अगर हम के डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम इंसर्ट करते हैं तो वो के टाइम्स हो जाता है, पहले भी डिस्कस किया गया है। तो के टाइम्स हो जाएगा तो हम लोग के सी ले दिए, ठीक है। अब हम क्यू पे डिपेंड, क्यू पे बात करते हैं। चार्ज क्यू डैश, क्यू तो बदल रहा होगा हमारा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्यू डैश लिखा गया, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है इसीलिए यहाँ पे चार्ज बदल रहा है, ठीक है। जब तक बैटरी कनेक्ट तो फ्लो होता है चार्ज तो बदलेगा ही ना। तो क्यू डैश हो जाएगा, क्यू डैश दैट इज सी डैश इंटू वी डैश लिखेंगे। क्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है सी इंटू वी, तो हम लोग लिख दिए सी, तो अब सी नहीं रहा क्योंकि सी भी बदल चुका है। सी डैश इंटू वी, तो सी डैश है क्या, यहाँ से देखो के इंटू सी, तो के सी इंटू वी, तो हम लोग सी वी को क्या लिख सकते हैं, क्यू, तो के टाइम्स ऑफ क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के टाइम्स ऑफ क्यू लिखते हैं। अब है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमको कमेंट करना है। ई आफ्टर देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना होता है कैपेसिटर पे तो ई लिखते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर जो लिखेंगे वो ई बिफोर डिवाइडेड बाई के होगा, जहाँ पे ई बिफोर क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिखें, डिवाइडेड बाई के था तो के कर दिए। लेकिन अब देखो ये जो क्यू है ये तो पहले वाला था ना, लेकिन हम आफ्टर के लिए लिखाना चाह रहे हैं। देखो ये आफ्टर ई बिफोर बाई के है और ई बिफोर का वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन क्यू तो अब तो मैं बदल रहा है, क्यू तो ऑलरेडी बदल चुका है, तो क्यू इसलिए हम क्यू डैश से रिप्लेस कर दिए, क्यू डैश, क्योंकि क्यू बदल रहा है इसीलिए क्यू को क्यू डैश से रिप्लेस किया गया है। तो क्यू डैश बाई ए एप्सिलॉन नॉट और के था तो वन बाई के कर दिए। क्यू डैश क्या था, के क्यू था, तो के क्यू लिख दिए, के क्यू बाई में ए एप्सिलॉन नॉट और के था ही तो के से कट जाएगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन बचेगा, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन, यानी कि इसका रिजल्ट जो बिफोर वाले का था दोनों का रिजल्ट बराबर है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ई आफ्टर और ई बिफोर दोनों बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रिक में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ई जो पहले था और ई जो बाद में रहेगा वो दोनों बराबर रहेगा। तो अगर हमारा ई जो नहीं बदलेगा तो वी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी आर होता है ना, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई बाई डी आर होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हमारा ई नहीं बदला तो वी भी नहीं बदलेगा। अब एनर्जी पे कमेंट करते हैं। एनर्जी क्या होता है, यू दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि सी भी बदल गया है हमारा, के सी हो चुका है तो के सी इंटू वी स्क्वायर लिखेंगे।
तो के को बाहर कर दिए, सी वी स्क्वायर बाई टू डेट इज़ यू होता है, सी वी स्क्वायर बाई टू डेट इज़ यू होता है, तो हम क्या लिखे के यू, तो के यू, तो यहाँ पे भी के यू हो गया। तो ये चीज़ आराम से ध्यान से देखो कि सी डैश के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है, क्यू डैश जो होता है, क्यू पहले होता क्या है, उसके लिए तो सी वी होता है, तो सी तो बदल चुका है, तो ये चीज़ पुट करते चल रहे हैं, तो वैल्यू आ गया के क्यू, तो रिलेट करके बनाओ तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर हमारा बैटरी कनेक्टेड है तो हमारा चार्ज हमेशा बदल रहा होगा, ये चीज़ ज़रूरी है, चार्ज हमेशा बदल रहा होगा, तो सी हमारा बदल जाएगा, क्यू भी बदल जाएगा, लेकिन ई और बी नहीं बदलेगा, पर यू जो है वो के टाइम्स ऑफ यू बदलेगा। इसी का दूसरा पार्ट जो है क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियली जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है। पहले वाले केस में क्या था हमारा, जो स्विच है हमारा वो लगा हुआ था, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड था, इनिशियल कैपेसिटर फुली चार्ज, बैटरी स्लैश कंप्लीट द ब्रेकर कैपेसिटर कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, बैटरी भी कनेक्टेड है और यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियली द कैपेसिटर इज फुली चार्ज है, हमारा कैपेसिटर चार्ज था, नाउ स्विच एज इज ओपन। यहाँ पे जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पे ओपन कर दिया गया है, ध्यान से देखो, ये ओपन है, ये खुला हुआ है, ये बंद नहीं है। पहले कैपेसिटर को हम लोग चार्ज किए, फिर इसको खोल दिए, बैटरी लगा हुआ है और फिर डायरेक्ट कॉन्सेंट मार कर दिए। तो बस इतना ध्यान में रखना कि कैपेसिटर में के रहेगा, और यहाँ पे अगर स्विच जो है वो खुला रह जाता है तो क्या होगा, इस केस में चार्ज नहीं बदलेगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारा स्विच ओपन है तो करंट का तो फ्लो ही नहीं होगा, करंट नहीं जाएगा तो चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा, ऐसी बात है, चार्ज नहीं बदलेगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, क्योंकि चार्ज हमारा नहीं बदल रहा है, मतलब चार्ज क्या हमारा सेम रह रहा है, क्यू इज सेम है। अब देखो सी डैश किस पे डिपेंड करता है कि हम उसमें के डाले हैं कि नहीं डाले हैं, तो के डला हुआ है तो के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, तो के टाइम्स ऑफ सी लिख दिए। क्यू नहीं बदल रहा है तो क्यू तो सेम है, तो क्यू चार्ज सेम है, तो क्यू हम सेम ही रहने दिए। अब आता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करने के लिए, तो आफ्टर क्या होता है, ई बिफोर डिवाइडेड बाई के होता है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि ई जो होता है हमारा कैपेसिटर में वो हम लोग लिखते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिखें, और अपॉन में के था तो के लिख दिए हम, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट को ई बोलते थे तो ई बाई के हो गया, यानी कि ई आफ्टर जो है, अगर हमारा ई बिफोर का वैल्यू ई है तो ई आफ्टर का वैल्यू ई बाई के हो जाता। देखो उस पिछले वाले केस में क्या था कि क्यू की जगह पे हम लोग क्यू डैश लिख रहे थे, क्योंकि क्यू भी बदल रहा था, यहाँ पे क्यू सेम है ना, इस वजह से क्यू को क्यू ही रहने दे रहे हैं, के टाइम्स ऑफ क्यू नहीं है, जिसकी वजह से ये कट नहीं रहा, के बच जा रहा है, तो इसलिए ई बाई के हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कब हमारा स्विच क्लोज है, कब स्विच ओपन है, जिसकी वजह से अलग अलग रिजल्ट बन जाता है। तो ई आफ्टर ई बाई के हो जाएगा, अगर ई आफ्टर ई बाई के है तो वी भी वही होगा वी बाई के, तो ई का वैल्यू ई बाई के हो गया, वी का वैल्यू वी बाई के हो गया। अब यू पे कमेंट करते हैं, यहाँ को हम लोग लिख सकते हैं यू का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी डैश हो जाएगा। अब सी डैश के जगह हम क्या लिख रहे हैं, के इंटू सी, तो के इंटू सी लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बाई टू हो गया, सी डैश की जगह पे के सी लिख दिया, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यू, तो यू हो जाएगा, तो यू बाई के, तो यू डैश का वैल्यू यू बाई के हो गया, तो यू डैश का वैल्यू यानी कि यू बाई के हो जाएगा यू आफ्टर। सो बस इतना ही है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।